नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर विस्तार से खोलता हूं। लेकिन आज कौन कौन से चैप्टर खोलूंगा, सबसे पहले आपको वो बता दूं। आज पाठशाला में आपके लिए लेकर आया हूं कि क्या जवाहरलाल नेहरू, जी हां, क्या नेहरू चाहते थे कि तिरंगा नहीं भगवा हो नेशनल फ्लैग? आज इसके बारे में बताऊंगा। आरएसएस और गांधी के तिरंगा विरोध का चैप्टर भी खोलूंगा। आजादी के 75 साल पर तिरंगे की कंप्लीट क्लास लेकर आया हूं। आजादी की लड़ाई में आरएसएस का योगदान था या नहीं, आज इसका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। नेहरू के अखबार के नीचे वो जो चिल्ड बियर है वो कैसे बिकने लगी, इसके बारे में बताऊंगा। नेशनल हेराल्ड केस का नया ट्विस्ट क्या है, इसके बारे में बात होगी। और आखिर में मोबाइल से लेन देन करने वालों के लिए एक जरूरी क्लास लेकर आया हूं, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड वाले भयंकर खतरे का चैप्टर आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप भी तुरंत मोबाइल खोलते और पेमेंट कर देते हैं तो यह चैप्टर आज जरूर देखिएगा। लेकिन आज से पाठशाला में एक नया सेगमेंट लेकर आया हूं, क्योंकि कई बार हम बिल्कुल अलग खबर से शुरुआत करते हैं, तो इसलिए हम अब से हर बार जल्दी से दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन करेंगे और फिर खोलेंगे चैप्टर तिरंगे का। दिन भर के रिवीजन की शुरुआत में सबसे पहले खबर असम से, जहां बुलडोजर स्ट्राइक भी हो रही है। मदरसे पर बुलडोजर चला है। आरोप है कि मदरसे में जिहादी गतिविधियां हो रही थी। तस्वीरें असम के मोरी गांव जिले के मोइराबारी इलाके की है, जहां जमीउल हुडा मदरसे को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। मदरसे का संस्थापक मुफ्ती मुस्तफा गिरफ्तार कर लिया गया है। मुफ्ती मुस्तफा के आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े होने के आरोप है। मुस्तफा मोरी गांव में अपना यह मदरसा चलाता था, तो असम में मदरसे पर बड़ी कार्रवाई हुई। शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ की गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दोनों को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किया। आज इस पूछताछ की वीडियोग्राफी भी की गई। दोनों आरोपियों से ईडी ये जानने की कोशिश कर रही है कि पैसों के लेन देन में और कितने लोग शामिल हैं। एलआईसी के कुछ ऐसे पेपर भी मिले हैं जिसमें अर्पिता के एलआईसी पेपर में पार्थ चटर्जी नॉमिनी है। ईडी ने शिक्षा भर्ती घोटाले में आरोपी अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग फ्लैट से 56 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त किया है। उधर पतराचौल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत की रिमांड 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। 31 जुलाई को ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 4 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। पतराचौल मामले में अवैध लेन देन के मामले में ईडी ने आज संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी नोटिस भेजा है, और इसी मामले में ईडी पहले भी वर्षा राउत से पूछताछ कर चुकी है। आज खबरों के रिवीजन में, दिन भर की खबरों के रिवीजन में 5वां चैप्टर यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने 33 लाख रुपए की कीमत के 41,000 यूएस डॉलर जब्त किए। डॉलर बैग के बॉटम में एक प्लास्टिक रोल में छिपाए गए थे। सीआईएसएफ के जवान पैसेंजर के बर्ताव को देखकर समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बॉस। जिस पैसेंजर को पकड़ा गया वो जनाब दिल्ली से कोलकाता होते हुए बैंकॉक जा रहे थे। जांच के दौरान आरोपी अर्जुन यादव डॉलर का कोई हिसाब नहीं दे पाया। नैन्सी पेलोसी के दौरे से बौखलाया चीन अब ताइवान पर अपनी भड़ास निकाल रहा है। चीन ने ताइवान में समुद्र के पास 11 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। वैसे तो चीन ने कई बार ताइवान को अलग अलग तरीके से डराया है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन ने मिसाइल फायर की है। ताइवान की सेना भी चीन के जवाब में तैयार है। वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। चीन ने गुस्से में ताइवान पर मिसाइल तो दागी, लेकिन इनमें कुछ मिसाइलें जापान में जाकर गिर गई। चीन की करीब 5 मिसाइल जापान के इकोनॉमिक जोन में जा गिरी। जापान ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए विरोध जताया। जापान ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। चीन ताइवान के आसपास सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। देश भर में कितनी गाड़ियां हैं, इसका आंकड़ा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिया है। देश में 21 करोड़ टू व्हीलर हैं, 7 करोड़ से ज्यादा 4 व्हीलर हैं और बाकी वाहन हैं। 5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और 54,000 इलेक्ट्रिक कार्स हैं। यह भी बताया गया कि करीब 3 लाख ऐसे टू व्हीलर हैं जिसमें सीएनजी, इथेनॉल या सोलर मिथेनॉल का इस्तेमाल होता है। अग्निपथ स्कीम का खूब विरोध हुआ, लेकिन जब सेना में आवेदन की बारी आई तो आंकड़े लाखों में पहुंच गए। नौसेना में अग्निपथ के तहत भर्ती में 9,55,000 आवेदन मिले हैं, जिसमें 82,200 महिलाएं हैं। भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। नौसेना में इस साल करीब 3,000 भर्तियां होंगी। वायुसेना में भी 7,50,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं।
दिन भर आज देश में दुनिया में क्या हुआ इसका रिवीजन कर लेने के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास। देश में आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें साल के इस मौके पर बड़ी छोटी सी एक रिक्वेस्ट कहा कि अपनी अपनी प्रोफाइल पिक में तिरंगा लगा लीजिए, घर घर तिरंगा लगा लीजिए। लेकिन इस देश में मोदी विरोध का जो कल्चर चल रहा है कि मतलब नरेंद्र मोदी ने कह दिया तो विरोध करना है, सिर हो पैर हो नहीं हो उस विरोध का, लेकिन कर देना है विरोध। तो विरोध करना था, उसमें तिरंगे पर भी विवाद शुरू कर दिया गया। राहुल गांधी बोल पड़े, हर विषय के ज्ञानी श्रीमान ओवैसी कूद गए। कांग्रेस के लोगों ने तिरंगा तो लगाया लेकिन नेहरू जी की फोटो के साथ लगाया, मतलब सिर्फ तिरंगा नहीं लगाया। उन्होंने कहा बीजेपी वाले या नरेंद्र मोदी ने कहा तिरंगा लगाने, तो हम क्या करेंगे, हम नेहरू जी की फोटो के साथ लगाएंगे तिरंगा। ये वो लोग हैं जो नाम गांधी का लेते हैं, सरनेम गांधी का लगाते हैं, गांधी परिवार को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन जब तिरंगे के साथ फोटो लगाने की बात आती है तो बापू गायब और नेहरू जी की एंट्री हो जाती है, उनकी तस्वीर आ जाती है। इसमें कुछ लोगों ने आरएसएस को भी घसीट लिया कि आरएसएस ने कभी तिरंगा अपनाया नहीं, कभी उन्होंने तिरंगा फहराया नहीं, कभी उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। इस तरह की बातें की जा रही। तो हमें लगा कि आज तिरंगे का इतिहास सबको बताना चाहिए। आज सबको बताना चाहिए कि क्या नेहरू भी तिरंगे नहीं बल्कि भगवे को नेशनल फ्लैग के तौर पर चाहते थे। आज सबको बताना चाहिए कि क्या गांधी जी ने भी तिरंगे को सलामी देने से मना कर दिया था, और क्या आजादी की लड़ाई में संघ के लोगों का कोई योगदान है या नहीं। आज ये बातें आपको विस्तार से बताऊं। ये वो डीपी लगा रहे हैं, नेहरू जी की फोटोशॉप की गई तिरंगे के साथ। उस जमाने में कलर फोटो थोड़ी, लेकिन लगा रहे, नेहरू जी की लगा रहे। लेकिन सबसे पहले तिरंगे का चैप्टर खोलता हूं और थोड़ा आपको पहले तिरंगे के बारे में बताता हूं। भारत की आजादी की लड़ाई से लेकर आजाद भारत तक राष्ट्र ध्वज में 6 बार बदलाव, अलग अलग मौकों पर अलग अलग ध्वज अपनाए गए, और इन्हीं बदलाव के अंतिम रूप में देश ने तिरंगे को अपनाया, जो अभी आप देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास में जाएं तो सबसे पहले 1906 का जिक्र आता है। देश का पहला गैर आधिकारिक ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता यानी तब के कलकत्ता के पारसी बागान चौक पर फहराया गया था। यह है वो ध्वज, पहला ध्वज 1906 में। आपको पता भी नहीं होगा, अगर नहीं पता तो देखिए, इसलिए कहता हूं यह बच्चों के लिए भी देखने वाली पाठशाला है। यह पहला ध्वज है। इस ध्वज के बीच में अगर आप देखेंगे, यहां डालिए जरा, दिखाता हूं कायदे से लोगों को। यह ध्वज यहां डालिए। यह पहला ध्वज था जो 1906 में इस्तेमाल हुआ। इसमें ऊपर हरा है, बीच में पीला है, नीचे लाल है, सूर्य चंद्रमा बना हुआ है, और ऊपर जो है वो कमल के फूल बने हैं, बीच में नीले से वंदे मातरम लिखा हुआ है। इसमें कमल का फूल, आधा चांद और सूरज सब है। पारसी बागान का चौक कोलकाता में, जहां इसको पहली बार 1906 में फहराया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में इसको फहराया गया था। तो यह पहला झंडा आप देख रहे हैं देश का, राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास बता रहा हूं। दूसरा गैर आधिकारिक ध्वज 1907 में जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में फहराया गया था, और इसे स्वतंत्रता सेनानी भीखाजी रुस्तम कामा, जिन्हें मैडम कामा भी कहा जाता है, उन्होंने अपने साथियों के साथ फहराया था। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपर भगवा है, बीच में पीला है, नीचे हरा हो गया, इसमें चांद सितारे सूरज सब है, और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है। यह काफी हद तक पहले ध्वज की तरह है, लेकिन थोड़ा इसका रंग जो है वो आपको बदला हुआ नजर आएगा। पहली बार भगवे की जो एंट्री हुई वो 1907 में हुई। तीसरा ध्वज साल 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान फहराया था। ध्वज में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 लाल पट्टी है, 1 2 3 4 हरी पट्टी है। इसमें 7 सितारे बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहां 7 बना है, यहां चांद और सितारा एक अलग से सितारा है। बाईं और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये यूनियन जैक है, जिसे ब्रिटिश झंडा कहते हैं। ये ब्रिटिश झंडा भी इसमें लगाया गया। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। होम रूल आंदोलन के दौरान इसे फहराया गया था। यह तीसरा झंडा था जो भारत में इस्तेमाल हुआ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1917 में। फिर साल 1921 में विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र का आयोजन हुआ।
इसी सत्र में तिरंगे का मूल डिजाइन सामने आया। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने इसे डिजाइन किया था। कांग्रेस की बैठक में पिंगली वेंकैया के डिजाइन को अनुमोदित किया गया था। इसे महात्मा गांधी ने स्वीकृति दी थी। इसमें 2 कलर थे, इसमें लाल था और हरा था और बीच में चरखा है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आपको वहां पे कलर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। यहां देखिएगा तो हरा दिख रहा है, ये ऊपर हरा है नीचे लाल है और बीच में गांधी जी का जो चरखा होता था वो था। ये 1921 में चौथा राष्ट्रीय ध्वज आया था। अब कहा यह गया कि दोनों कलर जो थे, ये लाल या भगवा जो आप कह लीजिए, ये हिंदू के लिए था और हरा जो था वो मुसलमानों का प्रतीक था, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो गांधी जी के सुझाव पर इसमें सफेद रंग की पट्टी भी डाली गई और चरखा भी था। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इसमें यह तय किया गया कि वर्तमान में जो ध्वज है, यानी जो 1921 में अपनाया गया ये वाला ध्वज है, उस पर आपत्तियों को देखने के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। ये क्यों बनाई गई? क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि आपने मुसलमानों के लिए हरा इस्तेमाल कर लिया, हिंदुओं के लिए भगवा या लाल इस्तेमाल कर लिया, बाकी कहां गए? तो एक 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और इस कमेटी में यह देखना था कि 1921 के फ्लैग में जो 2 कलर धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उससे जुड़ी आपत्तियों को कैसे दूर किया जाए। कमेटी को 31 जुलाई 1931 से पहले अपनी रिपोर्ट देनी। अब मैं जरा आपको कमेटी में जो लोग थे उनके नाम आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग कौन थे जिन्हें इस कमेटी में शामिल किया गया था। कि भाई आप जो है ये देखिए कि लोगों को जो आपत्ति हो रही है उसमें कौन कौन थे। तो उस कमेटी में जरा इन सदस्यों के नाम सुनिए। कमेटी के सदस्य कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये थे नंबर 1 सदस्य। मौलाना आजाद थे इसमें नंबर 2, जिनको शामिल किया गया। 7 लोग थे। अभी आप देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आएगा। नंबर 3 पे थे मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह, इनको भी कमेटी में जगह दी गई कि आप देखिए भाई कि क्या ये राष्ट्रीय ध्वज बदलना चाहिए। 4थे नंबर पर नाम था पंडित जवाहर लाल नेहरू। अब इस नाम को जरा पकड़ कर रखिएगा, इसको गोल घेरे में घेर दे रहा हूं क्योंकि अभी आपको बताऊंगा कि इस कमेटी ने कहा क्या था। इसके बाद इसमें नाम था प्रिंसिपल डीबी कालेलकर का, वो भी एक सदस्य थे। 6ठे नंबर पर जो सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर एन एस और हार्बीकर। और 7वें नंबर पे जो सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, यानी डॉक्टर सीतारमैया। इन 7 लोगों को जिम्मा सौंपा गया कि आप जरा ये देखकर बताइए कि क्या जो अभी 1921 वाला फ्लैग है जिसमें लाल और हरा था, इसको बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज कैसा होना चाहिए। अब 7 लोगों में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। अब इस नाम को पकड़ कर रखिए और इस 7 लोगों की कमेटी ने विमर्श करने के बाद निर्णय क्या लिया, जरा सुनिए। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज विशेष कलात्मक होना चाहिए, सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। एक मत से, ध्यान से सुनिए, 7 सदस्यों की कमेटी जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, उसने एक मत से यह विचार रखा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल एक रंग का होना चाहिए। एक ध्वज में एक कलर होगा तो यह देश को अपनाने में ज्यादा सही होगा, यह दूसरों से अलग भी होगा और जो रंग भारत की प्राचीन विरासत से जुड़ा है वो है केसरिया रंग, जिसे आप भगवा भी कह सकते हैं। इसलिए यह विचार है कि राष्ट्रीय ध्वज केसरिया रंग का होना चाहिए। एक मत यह भी तय हुआ कि ध्वज में चरखा होना चाहिए और उसका रंग नीला होना चाहिए। अंत में राष्ट्रीय ध्वज केसरी रंग का होना चाहिए, उसके लेफ्ट टॉप में नीले रंग का चरखा होना चाहिए। यह उस 7 सदस्यीय कमेटी ने तय किया
जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे और यह 1931 में इस कमेटी ने फैसला लिया। तो जो लोग आज भगवे से बड़ा चिढ़ते हैं, जो लोग आज नेहरू जी के तिरंगे के साथ फोटो लगा रहे हैं, जो लोग आज कौन देशद्रोही है कौन देश प्रेमी है इसको तय करने पर आमादा हैं, वो लोग ये सुन लें कि 1931 में जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू भी थे और उस पूरी कमेटी की एक ही राय थी कि तिरंगा लाल और हरा नहीं, राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का नहीं बल्कि एक रंग केसरिया होना चाहिए। लेकिन यह इतिहास कौन बताएगा? सब इधर उधर करो और मिला दो। हालांकि इसके बाद अब आप कहेंगे जब उन्होंने कहा केसरिया होना चाहिए तो केसरिया हुआ क्यों नहीं, वो भी बता दो। इसके बाद जब अगस्त 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो फ्लैग कमेटी की रिपोर्ट जो थी उसकी सिफारिशों को माना ही नहीं गया। मतलब अगर वो 7 लोग जिसमें नेहरू जी भी थे उनकी चलती तो भगवा होता राष्ट्रीय ध्वज, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। अधिवेशन में यह फैसला लिया गया कि जो पहले से ध्वज है उसमें कम से कम परिवर्तन किया जाए और झंडे में 3 रंग होने चाहिए जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में होने चाहिए। ऊपर से नीचे के क्रम में ध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग होना चाहिए, बीच में गहरे नीले रंग का चरखा होना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया कि इन रंगों का कोई धार्मिक प्रतिनिधित्व नहीं है। केसरिया रंग साहस और मजबूती का प्रतीक होगा, सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है, सबसे निचली पट्टी में हरा रंग शिष्टता और विश्वास का प्रतीक है। कई लोग कहते हैं ये वो फ्लैग है जो आप नीचे देख रहे हैं, ये उस वक्त तय किया गया कि इसको बना दीजिए, और कई लोग कहते हैं ये गांधी जी चाहते थे इसलिए ये हो पाया। अगर वो 7 सदस्यीय कमेटी जिसमें नेहरू जी थे उनकी चली होती तो सिर्फ केसरिया राष्ट्रीय ध्वज होता। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की जीवनी डॉक्टर हेडगेवार द इपॉक मेकर में भी लिखा है कि जब कांग्रेस ने राष्ट्रीय झंडे पर चर्चा के लिए सरदार पटेल और नेहरू सहित 7 लोगों की कमेटी बनाई और उस कमेटी ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ एक कलर में होना चाहिए और यह कलर केसरिया हो जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे और जो भारत की प्राचीन परंपरा के अनुरूप हो, तो कमेटी के सुझाव पर डॉक्टर हेडगेवार बहुत खुश हुए। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को आशंका थी कि कमेटी की यह सुझाव कांग्रेस वर्किंग कमेटी में माना नहीं जाएगा। गांधी जी खुद इसका विरोध करेंगे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी गांधी जी की इच्छा के सामने कुछ नहीं कर पाएगी। डॉक्टर हेडगेवार खुद दिल्ली आए और कांग्रेस के कई नेताओं से मिले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और उस समय के राजनीतिक और सांप्रदायिक हालात को देखकर भगवा ध्वज की जगह पर तिरंगे को स्वीकृति दी गई। यह है तिरंगे का इतिहास। कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज का जो स्वरूप तय हुआ वही आगे जाकर देश का राष्ट्रीय ध्वज बना। आजाद भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज के चुनाव के लिए एक एडहॉक समिति बनाई गई। इस समिति को राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन पर सलाह देनी थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, सरदार के.एम. पणिक्कर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सरदार उज्जवल सिंह, फ्रैंक एंथनी और एस.एन. गुप्ता इसमें शामिल थे। 10 जुलाई 1947 को समिति की पहली बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। समिति के सदस्यों के अलावा बैठक में विशेष न्योते पर जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। इसी बैठक में राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से जुड़ी बारीकियां तय हुई। फिर 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभा ने स्वीकार कर लिया और इस तरह आज का हमारा राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया। यह दावा किया जा रहा है कि आरएसएस तिरंगे के विरोध में रहा है। अगर विरोधी पैमाना है, क्योंकि देखिए यह वो दौर था जब हर किसी की अपनी सोच थी। कोई गरम दल था, कोई नरम दल था। किसी को लगता था कि भाई आप जो है हिंसा के जरिए अंग्रेजों को डराकर भगा सकते हैं, किसी को लगता था अहिंसा के जरिए भगा सकते हैं। सबके अपने रास्ते थे, सबका अपना तरीका था। किसी को लगता था भगवा होना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज और किसी को लगता था कि तिरंगा होना चाहिए। सबकी अपनी सोच थी और जिसको जैसा लगा उसने उसे सही माना, जो नहीं हुआ उसके हिसाब से उसको लगा कि इसका विरोध होना चाहिए। और अगर विरोधी पैमाना है कि भाई आरएसएस तो ये तिरंगा नहीं चाहता था, वो तो भगवा चाहता था,
तो विरोध अगर पैमाना है तो महात्मा गांधी भी तिरंगे में चरखा ना होने का विरोध कर चुके हैं। देश के आजाद होने से 9 दिन पहले 6 अगस्त 1947 को गांधी जी लाहौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। तब उन्होंने देश की झंडे से जुड़ी एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि अगर भारत के झंडे में चरखा नहीं होगा तो मैं उसे सलामी देने से इनकार कर दूंगा। यह गांधी जी ने कहा। अब कोई कहे कि गांधी जी ने सलामी देने से इनकार करने की बात कर दी थी, उन्होंने तिरंगे का अपमान कर दिया, वो देश के लिए नहीं सोचते थे। लेकिन ये सारे प्रश्न किससे पूछे जाएंगे? आरएसएस। उनके विरोध को दूसरे तरीके से दिखाया जाएगा। गांधी जी ने कहा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले मेरे द्वारा सोचा गया था। उन्होंने कहा कि वो चरखे के बगैर भारत के झंडे की कल्पना ही नहीं कर सकते। गांधी जी ने कहा कि उन्हें जवाहरलाल नेहरू और बाकी नेताओं ने बताया कि ध्वज में जो चक्र है वो चरखे का भी प्रतीक है। कुछ लोगों ने चक्र को सुदर्शन चक्र भी माना। गांधी जी ने कहा कि वो समझते हैं कि सुदर्शन चक्र का क्या मतलब। देश के राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र रखने की मांग किसने की थी? वीर सावरकर ने भी की थी। जिन सावरकर का इतना विरोध होता है, आज आपको बहुत मजा आएगा सुन के। हिस्ट्री ना कमाल की चीज है। इस देश में इतनी ही दिखाई गई है जितनी काम की थी या जिससे काम लिया जा सकता था, बाकी सब छुपा दिया। जैसे ये 1931 वाली बात नहीं बताई गई कि नेहरू जी भी उसी पक्ष में थे कि भगवा राष्ट्रीय ध्वज। वैसे ही आपको सावरकर को टारगेट करने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन उन्हीं सावरकर ने भी कहा था कि वहां चरखा नहीं चक्र लगाइए जो आज आप देखते हैं तिरंगे में। 7 जुलाई 1947 को वीर सावरकर ने डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर एन.बी. खरे को पत्र लिखा। वीर सावरकर ने लिखा कि हिंदुस्तान का आदर्श रंग भगवा और केसरिया होना चाहिए। कोई भी ध्वज जिसमें भगवा रंग की कम से कम एक भी पट्टी ना हो, उसे देश के हिंदू कभी भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानेंगे, हालांकि वो उसका सम्मान करेंगे। चरखा को भी हटाकर चक्र लगाया जाना चाहिए या चक्र जैसा कोई दूसरा सिंबल जो उन्नति और ताकत को प्रदर्शित करता हो। सावरकर ने देश के सभी हिंदू संगठनों से भी इस मांग के समर्थन में आवाज उठाने की अपील की थी, लेकिन ये बातें नहीं बताई जाती। जो लोग कहते हैं कि संघ ने आजादी की लड़ाई में कुछ किया ही नहीं, उन्हें संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जानना चाहिए। वो भी आजादी की लड़ाई में योगदान देते देते 2 बार जेल गए थे बॉस। पहली बार वो अगस्त 1921 में नागपुर में जेल गए, जब ब्रिटिश राज ने उनके भाषण देने पर रोक लगा दी थी और वो उन्होंने नहीं माना। उन्हें 1 साल की जेल हुई थी और वो जुलाई 1922 में रिहा हुए थे। दूसरी बार 1930 में बापू के नमक सत्याग्रह के दौरान अकोला में जेल गए थे हेडगेवार। उन्हें 9 महीने जेल की सजा हुई थी। कांग्रेस से मतभेद होने के बावजूद डॉक्टर हेडगेवार और संघ के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने ही की थी, जिन्हें डॉक्टर जी कहा जाता है। वो नागपुर के रहने वाले थे। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जब वो 13 साल के थे तो प्लेग महामारी से उनके माता पिता का निधन हो गया। डॉक्टर हेडगेवार ने पुणे से मैट्रिक की पढ़ाई के बाद तब के कलकत्ता से मेडिकल की पढ़ाई की और साल 1915 में वो डॉक्टर बनकर नागपुर लौटे। डॉक्टर हेडगेवार शुरुआत में कई सालों तक सक्रिय तौर पर कांग्रेस के संगठन से जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने साल 1925 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना की। हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़कर संघ की स्थापना इसलिए की क्योंकि हेडगेवार का मानना था कि तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू समाज को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर संगठित करना जरूरी है, जिसे अखंड भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा जहां कांग्रेस ब्रिटिश राज के अंदर स्वतंत्र डोमिनियन के स्टेटस की मांग कर रही है, वहीं हेडगेवार को लगता था और वो लगातार कहते थे कि भारत की पूर्ण आजादी का लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में यह जानना भी जरूरी है कि 1920 में नागपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसके प्रबंधन की अहम जिम्मेदारी डॉक्टर हेडगेवार ने उठाई थी। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने 2 प्रस्ताव रखे, जिसमें एक था पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य। इसके 9 साल बाद और संघ बनने के 4 साल बाद पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में जाकर पारित किया।
मतलब जो बात हेडगेवार 9 साल पहले कह चुके थे वो कांग्रेस ने 1929 में पास किया। 1929 में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया तो डॉक्टर हेडगेवार ने सभी शाखाओं में इसका अभिनंदन करने के लिए कहा। लाहौर अधिवेशन में जब यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा तो डॉक्टर हेडगेवार ने उसे समर्थन दिया था। संघ और तिरंगे को लेकर जो भ्रम फैलाए जाते हैं उनका जवाब खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक कार्यक्रम में दिया था। उसका एक हिस्सा आपको सुनवाता हूं। तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है। मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर। पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया। 80 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाया था। नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरे जा नहीं सका और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंबे पर चढ़ गया। उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए। नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुला, वो शाखा में जाता है। जलगांव में फैजपुर में रहने वाले श्री किशन सिंह राजपूत नाम के वो स्वयंसेवक थे। उस समय 5 वर्ष या 6 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया, वृद्ध हो गए। डॉक्टर हेडगेवार को पता चला, डॉक्टर हेडगेवार प्रवास करके गए। डॉक्टर हेडगेवार ने उनको एक छोटा सा लोटा चांदी का छोटा सा पुरस्कार के रूप में भेंट दिया, उसका अभिनंदन किया। मोहन भागवत जब ये बता रहे हैं तो वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई तिरंगे का सम्मान नहीं करता संघ, डॉक्टर हेडगेवार तो खुद उस व्यक्ति को सम्मानित करने गए जिसने उस तिरंगे को फहराने में मदद की थी, ये वो बता रहे हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके लिए आप याद कीजिए, वो तो जम्मू कश्मीर में क्या चाहते थे कि कश्मीर में तिरंगा फहरे। अगर तिरंगे का विरोध होता तो ये कर रहे होते क्या? लेकिन आपको बताने वाले घुमा फिरा के बीच से काट छाट के सब बता देते हैं। हमने केंद्रीय सूचना आयुक्त और लेखक डॉक्टर उदय माहुरकर साहब को भी आज इनवाइट किया गेस्ट लेक्चरर के तौर पर कि सर थोड़ा आइए, थोड़ा इतिहास के बारे में बताइए। डॉक्टर माहुरकर, बहुत बहुत स्वागत आपका सर, आज आप आए पाठशाला में। थोड़ा हमारे लिए बताइए, कुछ तो मैंने बताया है, कुछ अगर आप बता सकें कि क्या संघ का आजादी दिलाने में या आजादी की लड़ाई में कोई योगदान था या नहीं था? भाई, जैसे आपने पहले भी कहा और माननीय मोहन जी ने भी कहा हुआ है कि डॉक्टर हेडगेवार खुद ही कांग्रेस में थे पहले, और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां कांग्रेस की शुरू हुई, खास करके 1920 का खिलाफत मूवमेंट जो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज था बहु इस्लामवादियों के साथ में, उसके बाद में डॉक्टर हेडगेवार, वीर सावरकर, इनको एक हमारी संस्कृति और एक कोड ऑफ एथिक्स बनाना पड़ा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज। मोपला रिबेलियन के अंदर जिस टाइप का एट्रोसिटीज हुई, जिस तरीके से हिंदुओं को और इवन क्रिश्चियनों को मारा गया, जिस तरीके से औरतों पे जो अत्याचार हुआ, वो एक तरीके से एक वाटरशेड पॉइंट था भारत के इतिहास में। उससे जो मैसेज ये गया कि पैन इस्लामिस्ट, बहु इस्लामवादी ताकतों के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो उसके बड़े खराब अंजाम हिंदुओं के लिए और गैर मुसलमानों के लिए आ सकते हैं। और उसके बाद में ये 2 चीजें हुई मोपला के बाद में। अब देखिए, डॉक्टर हेडगेवार जाके वीर सावरकर से मिले रत्नागिरी में 1924 में। वीर सावरकर को संपूर्ण रूप से एक तरीके से उनको रिहा कर दिया गया था और वो रत्नागिरी में रहना शुरू किया था। उन पे पॉलिटिकल पाबंदी भी हट चुकी थी। उस टाइम पे वीर सावरकर, में अभी रत्नागिरी गया था तो जिस सज्जन के घर पे डॉक्टर हेडगेवार और सावरकर की मुलाकात हुई, वो उनसे भी जाके मैं मिला। मैं मानता हूं, ये बात रिकॉर्ड पे नहीं है, कि वो जो मीटिंग थी डॉक्टर हेडगेवार की वीर सावरकर के साथ में, उसके बाद में ही एक ऐसा विचार आया, अच्छा जब तक सावरकर
हिंदुत्व नाम की किताब लिख चुके थे 1923 के अंदर। तो ये सब क्यों हो रहा था? ये इसके लिए हो रहा था, कोई कोई हिंदू संस्था या हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए लोग का कोई इस्लाम का विरोध नहीं है। विरोध अगर लेकिन एग्रेशन होता है, रिलीजियस एग्रेशन कुछ मुसलमानों की तरफ से, तो उसको उसके लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया हिंदुओं के प्रोटेक्शन के लिए। जहां तक सवाल तिरंगे का है, देखिए तिरंगा भगवा होना चाहिए, बिल्कुल उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन आरएसएस का रिकॉर्ड क्या है? जो लोग आरएसएस को क्वेश्चन कर रहे हैं, 1962 के अंदर आरएसएस ने जो हमारे जवानों को मदद की है नेफा बॉर्डर के ऊपर, चाइना के साथ युद्ध हुआ उस टाइम पे, क्या ये लोग वहां पे थे? और जवाब दे मुझे, 1963 में जवाहरलाल नेहरू जो समय बड़े विरोधी थे आरएसएस के, ही वॉज कंपेल्ड, आरएसएस की देश सेवा देख के नेहरू जी को 1963 की रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को बुलाना पड़ा। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने 1963 की परेड में भाग लिया हुआ है। लेकिन उदय जी एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, उदय सर, वो मुझे बताया कि नेहरू जी ने क्यों बुलाया था आरएसएस को। ये उदय जी एक बात और बताइए, ये कहा जाता है कि संघ जो है वो तिरंगे का सम्मान नहीं करता। बिल्कुल गलत बात है, मेरी बात सुनिए। एक संस्था अलग है और राष्ट्रीय ध्वज अलग है। जितनी भी पार्टियां हमारी हैं सबका अलग अलग ध्वज है, वो राष्ट्रीय ध्वज उनका ध्वज नहीं है भाई। ये बिल्कुल एक तरह भ्रामक प्रचार है। जो लोग, मेरी बात सुनिए, मैंने सावरकर की जो किताब लिखी लास्ट ईयर, उसके अंदर इस बात को बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया है। मैं और मेरे सह लेखक चिरायु पंडित ने यह कहा है इसके अंदर कि जो ताकतें विभाजित भारत पर जिनका पोषण है, दोज पावर्स विल सर्वाइव ऑन डिवाइडेड इंडिया, उनके लिए अनिवार्य है कि वो वीर सावरकर, आरएसएस, गुरु गोलवलकर का विरोध करें। बाकी कोई इसका औचित्य नहीं है। इस टाइप के डिबेट में टाइम बिगाड़ने के बराबर है मेरे हिसाब से। उदय सर एक छोटी सी बात बताते जाइए। इनकी देशभक्ति नहीं, देशभक्ति आप देखिए आरएसएस की, हर एक नेचुरल कैलिमिटी के अंदर आरएसएस सब में आगे होता है। जो आरएसएस को अभी कोरोना काल में कितना किया सर, कोरोना काल में कितनी मदद की लोगों की, एक छोटी सी बात बताकर जाइए सर। मैं मानता हूं कि आरएसएस ने प्रचार कम किया है, काम ज्यादा किया है। ये बात आप सही कह रहे हैं। और मुझे एक किस्सा भी याद आता है, डॉक्टर हेडगेवार का ही मुझे किसी ने बताया था कि एक बार कभी पुणे के आसपास कहीं पर कोई आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा, तो संघ के लोग मदद कर रहे थे। तो डॉक्टर हेडगेवार वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने बैनर लगाया हुआ था कि संघ जो है वो मदद कर रहा है। तो डॉक्टर हेडगेवार ने सबसे पहले वो हटवा दिया कि ये हटाओ, बैनर पोस्टर हटाओ। तो पूछा गया कि सर आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर लोगों को ये लग गया कि ये काम संघ के लोग कर रहे हैं तो अगली बार कहीं कोई आपदा आएगी तो लोग संघ के लोगों का इंतजार करेंगे कि वो आएंगे मदद करने। अगर लोगों के अंदर ये विश्वास भर गया कि ये तो हमारे आसपास के ही लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, तो ये कल्चर बन जाएगा कि हमें ही एक दूसरे की मदद करनी है और किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा, लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। संघ इंपॉर्टेंट नहीं है, मदद करने की भावना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने वो पोस्टर हटवा दिए। भावना, अब हम भावना की बात करें तो आप गुरु गोलवलकर का जब देहांत हुआ उसके पहले उन्होंने जो मैसेज दिया है वो देश को उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मेरी मूर्तियां कभी बनाना नहीं, मेरी एक भी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा जो हमारा जो हीरो है, मतलब हमारा जो एक जिसको बोलते हैं कि आइडल ऑफ वर्शिप है, वो देश है, कोई व्यक्ति नहीं है। इसके लिए आप देखिए गुरु गोलवलकर का कहीं आपको पुतला नहीं मिलेगा। ये राष्ट्रभक्ति के वो बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। और बताइए ऐसे लोगों पे प्रश्न किए जाते हैं, खैर बहुत एग्जाम्पल हो नहीं सकते। ये हमें लगा इतिहास के ये पन्ने बताने और दिखाने चाहिए लोगों को जिन पे चर्चा नहीं होती। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज आपका। आज जब इस चैप्टर की बात कर रहा हूं तो जल्दी से आपको यह भी बता दूं कि महात्मा गांधी और आरएसएस का कनेक्शन क्या है। 25 दिसंबर 1934 को महात्मा गांधी वर्धा में आरएसएस के कैंप में गए थे। वहां आरएसएस नेता अप्पाजी जोशी ने महात्मा गांधी को पूरा कैंप घुमाया।
गांधी जी वर्धा कैंप के आयोजन की प्लानिंग देखकर हैरान थे। उन्हें तब और हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि स्वयंसेवक बिना किसी जाति या अन्य भेदभाव के एक साथ काम कर रहे हैं। पूछताछ पर स्वयंसेवकों ने गांधी जी को बताया कि यहां ब्राह्मण, मराठा या अन्य वर्गों में कोई भेद नहीं है। गांधी जी को बताया गया कि कई स्वयंसेवक तो एक दूसरे की जाति भी नहीं जानते, ना ही उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी है। गांधी जी इस बात से हैरान थे। उन्होंने अप्पाजी जोशी से पूछा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया? छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना नामुमकिन जैसा है, संघ में यह कैसे संभव हुआ? गांधी जी ने पूछा। तब अप्पाजी जोशी ने कहा कि सब में एक ही भावना है कि सब हिंदू हैं। यह डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की वजह से संभव हो पाया। जून 2018 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी आरएसएस के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। तब आरएसएस का शिक्षा वर्ग का स्थापना समारोह था। आरएसएस ने प्रणब मुखर्जी को न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के घर जाकर उन्हें पुष्प अर्पित किए। विजिटर बुक में उन्होंने लिखा था कि वो आज यहां भारत माता के एक महान सपूत के प्रति अपना सम्मान जाहिर करने और श्रद्धांजलि देने आए हैं। चूंकि प्रणब मुखर्जी लंबे वक्त तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, इसलिए उनके आरएसएस के कार्यक्रम में जाने पर कई सवाल भी खड़े हुए थे। 1920 के दौर में नागपुर में कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम होते थे, उन्हें आयोजित करने में डॉक्टर हेडगेवार की सबसे अहम भूमिका होती थी। लेकिन शायद या तो हिंदुओं की बात वो तब करते थे, इसलिए उनका विरोध होता था, जैसे आज हिंदुओं की बात करने वालों को विरोध झेलना पड़ता है, या फिर कुछ और वजह रही। लेकिन कम से कम देश की आजादी के 75 साल होने पर इस पर तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी, पर क्या करते हैं, इसलिए हमें लगा कम से कम सच तो आपको बताएं। लेकिन जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन पर भी कुछ कुछ बीत रही है, उनका भी दर्द है। जरा सुनिए। पाठशाला में अब उस नेशनल हेराल्ड अखबार का चैप्टर, जिसकी स्थापना देश की आजादी की लड़ाई में देशभक्तों की आवाज बनने के लिए हुई थी, लेकिन अब इस अखबार की बिल्डिंग में बियर की दुकान चल रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जांच तेज कर दी। कल ईडी ने दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद दिल्ली के हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन का दफ्तर सील कर दिया गया। ईडी की इस कार्रवाई के बाद हमारे रिपोर्टर देश भर में फैले नेशनल हेराल्ड के दफ्तरों में पहुंचे। हमने ये जानना चाहा कि 2008 में बंद हो चुके हैं नेशनल हेराल्ड के दफ्तर, तो अब उसमें क्या होता होगा। नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में जो काम हो रहे हैं वो देखकर हम हैरान रहे। नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग कहीं किराए पर लगी हुई है, कहीं पर बियर की दुकान चल रही है। बियर की दुकान। हम आपको अपनी वो पूरी रिपोर्टिंग दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी जी की बात कर लेते हैं, जो आज बेहद गुस्से में। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के तेज होते एक्शन को राहुल गांधी ने डराने की कार्रवाई कहा। आज जब मीडिया ने राहुल गांधी से ईडी के एक्शन पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो मोदी से नहीं डरते। ये सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल जी जी बोलने दीजिए जी, ठीक है। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा जी। अब राहुल गांधी से जब पूछिए वो इसी पर आ जाते हैं। मैं संसद में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, मुझे डराना चाहते हैं, मैं डरूंगा नहीं। पता नहीं एक ही बात बार बार क्यों रिपीट करते हैं, और डराने की क्या बात। अगर नहीं डर लगता है तो जाना था ईडी के सामने, जवाब देना था, लौट आना था। अगर डर नहीं लगता है तो सड़क पर हर रोज प्रदर्शन हो रहा है जब ईडी पूछताछ कर रही है, उससे तो और लगने लगता है कि बहुत अंदर से धक धक कर रहा है। राहुल गांधी ने संसद के बाहर नेशनल हेराल्ड का मामला उठाया तो उनके सांसदों ने सदन के अंदर यंग इंडियन के ऑफिस के सील होने पर खूब हंगामा किया। ऐसे में टाइम्स नाउ नवभारत ने पूरे देश में नेशनल हेराल्ड और एजेएल की जितनी संपत्तियां हैं उनकी पड़ताल की। आपको जानकर हैरानी होगी कि लखनऊ में हेराल्ड हाउस की इमारत, जिसे नेहरू मंजिल कहा जाता है, उसमें बियर की दुकान चलती। मतलब जिसे नेहरू मंजिल कहा जाता है वो आजकल शराबियों की मंजिल है, जाते हैं बियर लेने। इस इमारत में एजेएल का भी ऑफिस है जो बंद पड़ा है, लेकिन बियर शॉप से लेकर हार्डवेयर शॉप चल रहे हैं। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए।
केशरबाग महत्वपूर्ण इलाका है, शहर के बीचों बीच ये नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर है, लेकिन अब इसे पूरी तरह से कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग 100 से 150 दुकानें इस पूरे प्रीमाइसेस में बनी हुई हैं। बियर की दुकान भी है, बियर दुकान केसरबाग लिखा है। ये भोलू गुप्ता इसके मालिक हैं। कहाँ भैया, भोलू जी कहाँ पे हैं? भैया वो बैठे हैं उधर। तो दुकान के लोग बाहर बैठे हैं। सीधे देखिए, ये पूरी गैलरी में आप देखेंगे नीचे बेसमेंट का एरिया, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर। लगभग 150 दुकानें हैं जो इस पूरे प्रीमाइसेस में मौजूद है। सामने एक दुकान और खुली हुई है और ठीक सामने ही इसका नेशनल हेराल्ड का दफ्तर भी हुआ करता था, लेकिन बीते 1 साल से वो बंद है। यहाँ पे हार्डवेयर की ये दुकान है। यहाँ पे पूरा मार्केट बन गया है। ये भैया हमेशा से ही ऐसे खाली पड़ा हुआ है। हमेशा मतलब कितने साल से? अब जहाँ लगभग हम लोगों की पैदाइश का तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 30-35 साल से तो खाली पड़ा ही हुआ है। आपकी भी दुकान इसमें है? जी हाँ। तो आपकी खुद की दुकान है या किराएदार हैं आप? जी हम किराएदार नहीं, हम खुद के मालिक हैं, रजिस्टर्ड मालिक हैं। तो मतलब आपने नेशनल हेराल्ड से, एजेएल से ये दुकानें खरीदी हैं? जी नहीं, आरोही से खरीदी है। आरोही मतलब? आरोही बिल्डर कपूरथला पे जो है। अच्छा, लेकिन ये पूरी संपत्ति तो नेशनल हेराल्ड की है। अब हमारी जानकारी में जितना है मैंने आपको बताया। लखनऊ में क्या चल रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन लखनऊ की तरह ही हमारी टीम मुंबई में उस जगह पर पहुंची जहां एजेएल को नेशनल हेराल्ड का दफ्तर खोलने के लिए जगह दी गई। वहां पर अब तक दफ्तर ही नहीं खोला जा सका। एजेएल की बिल्डिंग में ऊपर के 2 फ्लोर एक निजी कंपनी को किराए पर दे दिए गए हैं, जबकि नीचे के फ्लोर में किराए पर देने की तैयारी की जा रही है। इमारत को 30 साल के लीज पर दिया गया था, लेकिन इसका किराया किसने वसूला इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। मुंबई से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुंबई के उस पॉश इलाके से हम रिपोर्ट कर रहे हैं बांद्रा पूर्व में, जहां पर आपको एक लैविश बिल्डिंग नजर आएगी और ये बिल्डिंग उस जगह की है जहां पर इस मुखपत्र का जो दफ्तर था वो बनना था। बैकवर्ड क्लास से जो लोग हैं उनके लिए, बच्चों के लिए हॉस्टल बनने थे, साथ ही साथ कई सारी और जो चीजें हैं यहाँ पर बनाई जानी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर बोर्ड दैट यू आर सीइंग दैट दिस कुड बी योर न्यू ऑफिस, प्रीमियम ऑफिस फॉर लीज विच इज बाय JLL रियल एस्टेट। यहाँ आप देख पाएंगे AJL हाउस जो बताया जा रहा है, ये इस पूरी लैंड पर जो है फिलहाल काम कर रहा है। आपको बता दें कि 30 साल तक इसे लीज पर दिया गया, लेकिन इसका भाड़ा, इसका किराया किसे मिला इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि लगातार जो पूरी बिल्डिंग थी आवंटित की गई थी बैकग्राउंड क्लास के लोगों के लिए, ना उसको लेकर कोई काम हुआ, ना नेशनल हेराल्ड का यहाँ पर जो है कोई दफ्तर बना। सुबह यहाँ पे एक बोर्ड लगा था जिसपे लिखा था JLL रियल एस्टेट कंपनी को ये जगह लीज पे दी जाएगी, बट अभी ये बोर्ड आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ से पूरी तरीके से निकाल दिया गया है। एक पोस्टर लगा था जिसपे ये लिखा था कि ये बिल्डिंग लीज पे दी जाएगी। अखबार निकालने के लिए पटना में भी नेशनल हेराल्ड को जगह दी गई थी। पटना के दौलतगंज में भी हेराल्ड ऑफिस बनना था, लेकिन जिस जगह ऑफिस होना चाहिए था वहां पर झुग्गी बस्तियां हैं। अवैध अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो चुका है। AJL यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की दिल्ली, मुंबई, पटना, पंचकुला, लखनऊ जैसे शहरों की प्राइम लोकेशन में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है। यह प्रॉपर्टी AJL को तब की सरकारों ने अखबारों को पब्लिश करने के उद्देश्य से दी थी, लेकिन इसे किराए पर देकर महीनों लाखों रुपए कमाए जाते थे। आरोप है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड हाउस है जिसकी कीमत कई 100 करोड़ रुपए है, और दावा है कि इसे पासपोर्ट ऑफिस को किराए के लिए दिया गया। आरोप यह भी है कि 2005 में हरियाणा के पंचकुला में AJL को 65 करोड़ रुपए का प्लॉट 59 लाख रुपए में आवंटित कर दिया गया था। पंचकुला में आवंटित प्लॉट को गिरवी रखकर लोन लिया गया, जिस लोन से मुंबई के बांद्रा में 9 मंजिला इमारत बनाई गई, जिसे 2020 में ईडी ने अटैच कर दिया था। AJL को नेशनल हेराल्ड अखबार निकालने के लिए जो जमीन दी गई थी वो किस स्थिति में है यह आपको दिखाया, लेकिन आपके मन में यह सवाल होगा कि इस अखबार की शुरुआत कैसे हुई थी और यह आज इस हालत में क्यों है। दरअसल 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में स्वतंत्रता सेनानियों ने एक अखबार निकालने का फैसला लिया। अखबार के लिए 1937 में ही एक फर्म बनाई जिसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL का नाम दिया गया। इस फर्म में जवाहरलाल नेहरू के अलावा 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी शेयरधारक थे।
इसके बाद 1938 में नेशनल हेराल्ड के नाम से अखबार निकाला गया। इस अखबार का मकसद आजादी की जंग में भारत और कांग्रेस का पक्ष रखना था। आजादी के बाद एजेएल को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसकी वजह से देश के अलग अलग राज्यों ने एजेएल को अखबार निकालने के लिए मुफ्त में जमीन दी। जवाहरलाल नेहरू ने एजेएल और नेशनल हेराल्ड की स्थापना जरूर की थी, लेकिन वो इसके मालिक नहीं थे। इसके मालिक 5000 स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन 2010 में एजेएल पर यंग इंडियन कंपनी के जरिए गांधी परिवार का स्वामित्व हो गया, अधिकार। 1938 से 2008 तक नेशनल हेराल्ड अखबार छपता रहा। 2008 में जब नेशनल हेराल्ड छापने वाली कंपनी एजेएल कर्ज में डूब गई, तो डूबने से पहले तक कांग्रेस पार्टी एजेएल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दे चुकी, वो भी ब्याज मुक्त। लेकिन इस कर्ज पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि यह कर्ज देने के बाद यंग इंडियन नाम की एक कंपनी का चैप्टर खुला। 2010 में यंग इंडियन नाम की एक नई कंपनी बनी, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 38% की हिस्सेदारी थी और बाकी 24% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के थे। इसी कंपनी को एजेएल को दिए गए 90 करोड़ रुपए के कांग्रेस पार्टी के लोन की रिकवरी का अधिकार दिया गया। एजेएल जब 90 करोड़ रुपए नहीं चुका पाई, तो सिर्फ 50 लाख रुपए देकर यंग इंडियन ने एजेएल को खरीद लिया। कमाल। एजेएल के इसी अधिग्रहण के मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से यंग इंडियन ने एजेएल का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण से पहले शेयर धारकों को नोटिस नहीं दिया गया, शेयर होल्डर से सहमति भी नहीं ली गई। स्वामी के इन्हीं आरोपों पर ईडी ने मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से 19 दिसंबर 2015 को जमानत लेनी पड़ी। गांधी परिवार ने मामले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की जांच जारी। ईडी ने आज भी नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की। दिन में करीब 1:30 बजे यह पूछताछ शुरू हुई तो 9 बजे तक चलती है। मतलब पूरी कहानी यह है कि आजादी से पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने एक अखबार शुरू किया। स्वतंत्रता सेनानियों के इस अखबार को राज्य सरकारों ने अलग अलग समय पर जमीन और संसाधन मुहैया कराए। 2008 में अखबार बंद हो गया। अखबार को निकालने वाली कंपनी की करीब 2000 करोड़ की संपत्ति पर एक तरह से आरोप है कि गांधी परिवार का कब्जा हो गया यंग इंडियन के जरिए। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का जाता। आधे हिंदुस्तान में कुदरत का कोहराम है। सैलाब और लैंडस्लाइड से इंसान लाचार है। केरल में बारिश मुसीबत बनती जा रही है। लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में सैलाब जैसी स्थिति बनी है। कोट्टयम में आसमान से इतनी बारिश हुई कि सड़कें धंस गईं। जगह जगह सड़कें धंसने से वाहनों की आवाजाही ठहर सी गई है। दूसरी तस्वीर भी कोट्टयम जिले की है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ियों से मलबा गिरकर सड़क पर आ गया। यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ियों से मलबा गिरकर सड़क पर आ गया। हालांकि इस हादसे में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। केरल में आसमानी आफत का खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर की हैं। हालात बता रहे हैं कि सीकर में कितनी बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद सीकर के कई इलाकों में पानी भर गया और बच्चों को लेकर जा रही एक स्कूल बस सड़क पर जलभराव में फंसकर बंद हो गई। करीब 30 बच्चे आधे घंटे तक पानी के बीच फंसे रहे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बाहर निकालें तो आखिर कैसे निकालें। बस में सवार बच्चों में अफरा तफरी का माहौल था। आखिरकार स्कूल बस स्टाफ हरकत में आया और कड़ी मशक्कत के बाद एक एक कर बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से बाहर निकाला गया। राजस्थान के कई शहर मानसून के कहर को झेल रहे हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, घरों में पानी घुस गया है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं नदी नाले के आसपास रह रहे लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में रुक रुक कर बारिश का दौर 15 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। राजस्थान में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। चंबल नदी के कोटा बैराज डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। 2 गेट खोलकर 6189 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।
बांध से पानी छोड़ने के बाद चंबल का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से राजस्थान के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। तो वहीं डैम के गेट खोले जाने के बाद एक बार फिर निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के 22 जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारांग, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर समेत 22 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट है। नदी नाले उफान पर हैं। बैराज डैम के खोले जाने के बाद लोग दहशत में हैं। नदी के किनारे रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश से कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार हो रही बारिश से देहरादून में सहस्त्रधारा के पास बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर पहाड़ी से अचानक मलबा आ गया। 3 मकान, वाहन समेत एक महिला मलबे में दब गई। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य विभागों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। महिला को मलबे से बाहर निकाला। करीब 500 मीटर के क्षेत्र में फैले मलबे को जेसीबी की मदद से हटाया गया। तो वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। माफिया पर यूपी में योगी के बुलडोजर एक्शन के बाद अब असम में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। असम में माफिया, आतंकियों और दूसरे अपराधियों के अवैध निर्माणों को ढाने का सिलसिला तेज हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। असम के मोरीगांव जिले में आतंकी मुस्तफा उर्फ मुफ्ती मुस्तफा के जमीउल हुदा मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। मदरसा को ढा दिया गया। मोरीगांव जिले के पुलिस के मुताबिक मुस्तफा का ये मदरसा मोइराबाड़ी इलाके में था और मुस्तफा को हाल ही में बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और AQIS के साथ संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज असम सरकार ने मुस्तफा के मदरसा पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उसे ढा दिया।